global UNICEF platform. Or good evening, everyone, and thank you for giving me this platform to connect with you all today. मेरा नाम नलिनी यादव है। मैं यूनिसेफ के साथ में एज अ स्टेट कंसल्टेंट काम कर रही हूँ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए, और मैं डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए कंसल्टेशन प्रोवाइड करती हूँ। मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा है। मैंने मेरी मास्टर्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से की है, और मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है कि डिजास्टर्स को कैसे हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली उसका इम्पैक्ट जो होता है विमेन पर, चिल्ड्रन पर, और जो बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, जिन्हें बहुत चीज़ों के बारे में एक्सेसिबिलिटी कम रहती है या अवेयरनेस कम रहती है। तो मेरा एक फोकस इंटरेस्ट एरिया आप कह सकते हो उस पर रहा है, एंड आई थिंक विद दैट इंटरेस्ट आई गॉट कनेक्टेड टू यूनिसेफ, एंड इट्स बीन अ ईयर दैट मैं एज अ मोर देन अ ईयर कि मैं एज अ कंसल्टेंट वर्क कर रही हूँ यूनिसेफ के साथ में। और द ओवरऑल जर्नी इज वेरी एनकरेजिंग। आपको बहुत एनकरेजमेंट मिलता है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको और आगे मिले, जहाँ पर आप लोगों के लिए, जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज को मिलना और अपॉर्चुनिटीज को इस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर लेके आना, जहाँ पर आप उनकी जो नीड्स हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनको वॉइस कर सको। वो एक प्लेटफॉर्म यूनिसेफ और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो ये एक जॉइंट इंटरवेंशंस रहते हैं डिजास्टर्स को लेके, तो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस प्लेटफॉर्म। और आज का सेशन माइका के बारे में मुझे जो पता है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि बहुत सारे यूथ हैं जो क्लाइमेट एक्शन को लेके काम कर रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज के लिए अभी से इतने एक्टिव हैं, बिकॉज वी नो दैट इंडिया के पास बहुत एक यूथ का एक लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन यूथ है। और अगर अभी से आप लोग इतना एक्टिवली क्लाइमेट चेंज को लेकर के कंसर्न हो और उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो इन वट एवर वे पॉसिबल, जो आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो आई एम श्योर कि हम जो भी पॉलिसीज जो बन रही हैं, जो भी इंटरवेंशंस हो रहे हैं, अभी से आई कैन सी कि एक फ्यूचर जो पॉजिटिव दिख रहा है। सो आज के सेशन में हम लोग कनेक्ट करेंगे कि कैसे डिजास्टर जो है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मैं बोलूंगी, फोकस मोर ऑन रिस्क रिडक्शन वाला जो पार्ट होता है डिजास्टर का, और उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में क्या कनेक्शन है। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लेवल पर जो यूनिसेफ और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मिलकर इंटरवेंशंस करते हैं डिजास्टर्स के लिए, उसमें प्रोमिनेंटली कहाँ पर यूथ का रोल आता है और कहाँ पर हम आगे के लिए उसको कहाँ पर देखते हैं। तो आई थिंक प्रियंका, आई स्टार्ट विद अ ब्रीफ तो नहीं है, एक प्रेजेंटेशन भी नहीं है, उसको मैं एक इंटरैक्टिव सेशन बोलूंगी। सो उसको शुरू करते हैं, एंड देन आप लोग जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हो आप चैट बॉक्स में डाल दो, एंड देन आफ्टर द प्रेजेंटेशन, आफ्टर द डिस्कशन, विल मूव इनटू द Q&A राउंड, एंड देन आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वहाँ पर कर सकते हो। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मिनट। आई होप दिख रहा है सभी को स्क्रीन पर जो प्रेजेंटेशन है। एंड हाँ, सो प्रेजेंटेशन दिख रही है। जो टॉपिक हमने चूज किया है, मैं बहुत पॉजिटिवली देख रही हूँ कि हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं आज, दैट रोल ऑफ यूथ इन DRR एंड क्लाइमेट एक्शन। तो बिफोर that I go into any conceptual framework या institutional framework, मैं चाहती हूँ कि आप लोग से एक इंटरैक्टिव सेशन करते हैं। तो दिस इज अ स्टडी। ये कोट मैंने लिया है, यूनिसेफ की एक स्टडी है जिसमें कि लास्ट 16 ईयर्स, 2016 तक, 2000 से 2016 तक जो डिजास्टर्स हुए हैं, नेचुरल डिजास्टर्स
हमने जो एक टर्म है उसके अंडर में अबाउट 17,000 चिल्ड्रन जो हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ा है। और साथ ही साथ में ड्राउट की जो सिचुएशन होती है जो महाराष्ट्र में इस साल भी है और पहले भी रही है, 16 में 2015-16 एक साल था जब बहुत ही सीवियर कैटेगरी का एक ड्राउट सिचुएशन थी स्टेट में एंड अदर स्टेट्स में भी इंडिया के। तो वहां पर 37 मिलियन चिल्ड्रन जो थे उन पर अंडर द एज ऑफ 5 उन पर उस ड्राउट का असर देखने को पड़ा था। तो जब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं और यूथ का उसमें क्या रोल है, सो एज यूनिसेफ वी ऑल्सो सी दैट उसका बच्चों पर क्या इम्पैक्ट आएगा और हम कैसे ऐसे इंटरवेंशंस को कर सकते हैं, ऐसे पॉलिसीज को ला सकते हैं जिसका बच्चों पर जो असर पड़ता है उनकी हेल्थ पर, उनके एजुकेशन पर, उनके न्यूट्रिशन, जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं जिससे वो आगे एक सेफ सिक्योर फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं, उन फैक्टर्स पर कम असर पड़े और उसका जो एक हम जो रेजिलियंस की बात करते हैं कि उनकी एबिलिटी उन डिजास्टर्स को के थ्रू आगे आने के लिए वो बढ़ानी चाहिए। तो इस दिस कोट समवेयर पुट्स थिंग्स फॉरवर्ड कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्यों जरूरी है क्लाइमेट चेंज को एक सीरियस कंसर्न देखना, स्पेशली फॉर द यूथ, फॉर द कमिंग जनरेशन। तो ये एक मैप है, मैप तो नहीं है, मैप ऑफ द वर्ल्ड विच हैज अलग अलग टाइम जोन दिए हुए हैं। तो प्लीज हैव अ लुक एट इट। आप इसको देख करके एक बार आप कुछ ऑब्जर्व करोगे एंड यू कैन टेल मी, आप मुझे टाइम लेकर के या फिर अभी भी इफ यू कैन डायरेक्टली सी कि क्या टाइम जोन दिया हुआ है उसमें और क्या कनेक्शन निकल के आ रहा है। तो आउट कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें दिख रहा है आपको, लाइक अगर अलग अलग कंट्रीज हो और इवन इंडिया का भी अगर आप देखोगे तो कुछ ऑब्जर्वेशन अगर आप देख रहे हो सो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हो। आई एम ऑल्सो देयर। सो 2046 टू 65 का जो टाइम जोन है और उसके बाद 2081 और 2100 की हम बात कर रहे हैं। तो एनीवन? ओके, तो आई गो अहेड। सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी से, इट्स 2023, 2046 से 2065, 20 ईयर्स अभी से और उसके अगले 20 ईयर्स में जो इफ यू कैन सी ऊपर वाला जो फर्स्ट राइट कॉर्नर है आपको उसमें ग्रीन कलर ज्यादा दिखेगा, अक्रॉस ग्रीन एंड येलो। एंड अगर आप नीचे के इमेजेस में आओगे तो उसमें आपको रेड ज्यादा दिख रहा है, रेड एंड येलो। सो ग्रीन बहुत ही कम है और लास्ट जो पिक्चर है 2081 2100 की उसमें तो रेड और ग्रीन आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगा। तो ये दो चीजें हैं जो एक फिनोमेना है जो ग्लोबली हो रहा है और आगे भी होगा। आई मीन अपने टाइम जोन देख उसमें जो आप देख रहे हो आगे का, तो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि हम अभी कहाँ पर हैं, अभी से 20 साल बाद कहाँ होंगे और उसके भी अगले 20 ईयर्स में हम कहाँ होंगे। सो नीचे जो आप देखोगे जहाँ पर ड्राइनेस लिखा हुआ है वो इट इज टुवर्ड्स इंक्रीजिंग। और सॉइल मॉइस्चर जो होता है, सॉइल, ये सारे जो टर्म्स हैं वो मैं आपको एज एज वी मूव फॉरवर्ड इन दिस प्रेजेंटेशन, इन दिस डिस्कशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इफ यू नीड उसके लिए कि क्या एग्जैक्ट व्हाट क्या इंपॉर्टेंस है सॉइल मॉइस्चर का और उसका कनेक्शन क्या क्लाइमेट चेंज से, मैं वो आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम एक in green indicating वर्ल्ड से वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वर्ल्ड जो रेड इंडिकेटर्स की तरफ बढ़ रहा है, रेड एंड ऑरेंज इंडिकेटर्स की तरफ। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल हीट है वो बढ़ रही है, उसके साथ में उसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं वो भी बढ़ रहे हैं। हीट अगर बढ़ रही है तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है जो सोइल का मॉइस्चर होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हम फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, उससे ही हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो मैनेज होती है। सॉइल मॉइस्चर अगर रिड्यूस होता जा रहा है, सॉइल से मॉइस्चर कम होता जा रहा है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारा जो फूड प्रोडक्शन होता है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत सारे ऐसे लोगों पर जो उस ऑलरेडी फूड इनसिक्योरिटी
से झेल को सफर कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। और शायद आगे जो हम आने वाले साल होंगे उसमें उसका इम्पैक्ट हमें और देखने को मिलेगा, जो अगर हम इन इंडिकेटर्स को मान करके आगे चलते हैं। तो ये तो ग्लोबल की बात है। मैं आपको नेक्स्ट मैप में दिखाती हूँ। ये महाराष्ट्र का फ्लड हजार्ड मैप है। तो इसमें आप देखोगे कि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये आप 2020 के हिसाब से मैप है, 2021 की कैलकुलेशन के हिसाब से। तो आपको यहाँ पर फ्लड हजार्ड मैप में थाने, पुणे, ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स ही वेरी हाई कैटेगरी में दिख रहे हैं, जहां पर फ्लड हैजार्ड होने की जो संभावना है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा वो बहुत ज्यादा दिख रही है। कुछ फिर आपको अगले हाई कैटेगरी में भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, ये डिस्ट्रिक्ट्स दिख रहे हैं, परभनी, और बहुत सारे हैं जैसे नंदुरबार, धुले, औरंगाबाद, इनमें कम है। और अगर आप सोलापुर और सांगली देखोगे तो वेरी लो कैटेगरी वो शो कर रहा है। इसी तरह से साइक्लोन हजार्ड, साइक्लोन एक ऐसा फिनोमेना है जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ में इंक्रीजिंग जो रेनफॉल पैटर्न में जो चेंजेस आ रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा रिलेटेड है, को रिलेटेड है। और जितना ज्यादा वार्म टेम्परेचर हो रहा है, जितनी एयर में वार्मनेस बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, हम आई थिंक हमने लास्ट 2020, 2020, 2021, 23 सब में ही देखा है कि हर साल एक नया हमें साइक्लोन, स्पेशली ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जो महाराष्ट्र की भी कोस्ट लाइन में आता है, उसमें देखने को मिलता ही मिलता है। सिमिलरली कोस्टल इरोजन एक ऐसा डिजास्टर है जिसके बारे में बहुत अवेयरनेस नहीं है अभी, क्योंकि वो एक स्लो ऑनसेट डिजास्टर है। वो धीरे धीरे जो वहां पे रह रहे लोग हैं, जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, उनको इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो उनकी लैंड है, जो उनका एरिया है जहाँ पर वो रहते हैं, उसको धीरे धीरे कम करता जाता है। जो लेवल ऑफ सी है, पानी का जो लेवल है, पानी की जो अंदर लैंड एरिया को जो वो इम्पैक्ट करता है, वो बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका इम्पैक्ट कोस्ट लाइन्स पर भी पड़ रहा है। और जो वाटर का जो लेवल है, जो अगर पहले नीचे होता था, तो वो अभी लोगों के गाँव में तो कोस्टल उनकी लाइवलीहुड जो है वो इम्पैक्ट हो रही है, वो उसको कंटिन्यू ऑन अ डेली बेसिस नहीं कर पा रहे। सो दीज आर दी, ये अभी प्रेजेंट का सिनेरियो है। अगर हम 2021 के मैप के हिसाब से भी बात करें तो 23 में भी ये फिनोमेना है। पर जो मैंने फर्स्ट आपको दिखाया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से आगे क्या इम्पैक्ट होगा। सो दिस इज अ प्रोजेक्शन फॉर 2035, 2035 की बात है। और उसके ये डेटा लिया हुआ है 2005, 1986 से 2005 तक जो रेनफॉल पैटर्न रहा है महाराष्ट्र का, तो उसके बेसिस पर यहाँ लिया है। सो अभी आप देखोगे तो हमने फर्स्ट जो मैप में देखा था ना कि यहाँ के महाराष्ट्र के लोअर एरियाज में डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे थे, उनमें वेरी लो कैटेगरी थी। बट आप यहाँ पर देखोगे तो नीचे जो लेजेंड्स दिए हुए हैं, यू विल सी कि 47% तक अभी का जो रेनफॉल पैटर्न है वो इंक्रीज होकर के 47% चांसेस बढ़ जाए कि वहां पर वेरी हाई कैटेगरी ऑफ रेनफॉल या फिर हाई टू मॉडरेट कैटेगरी ऑफ रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, बेसिस द डेटा दैट इज विद द साइंटिफिक अथॉरिटीज जो इसको एनालाइज कर रहे हैं। ये आईआईटीएम के, जस्ट टू आपको एक सोर्स देने के लिए, आईआईटीएम ने ये डेटा को स्टडी करके प्रेजेंट किया हुआ है। तो उसी तरह से विदर्भा एक ऐसा रीजन है जहां पर बहुत आपको एक्सट्रीम हीट भी देखने को मिलती है, एक्सट्रीम ड्राई वेदर देखने को भी मिलता है। और साथ ही साथ में अगर हम वेदर प्रोजेक्शन की बात करें तो वो उस कैटेगरी में चला जाएगा अगले शायद 10-15 सालों में, जब हमें बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज टू कनेक्ट कि चेंज जो है वो डिजास्टर के साथ में जुड़ा हुआ है, और उसके हमारे लोकल एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास में, हमारे जो जहाँ भी हम रहते हैं, हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लाइकली जो इम्पैक्ट होगा वो हाइड्रोमेटेरोलॉजिकल डिजास्टर्स पे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने अभी जो एग्जांपल्स भी डिस्कस की वो फ्लड्स का है, साइक्लोन का है, जो हिडन तो नहीं बट स्लो ऑनसेट डिजास्टर जो है, जैसे कि सॉइल का इरोजन होना और उसकी वजह से लोगों पर उसका इम्पैक्ट पड़ना, विच इज नॉट डिस्कस्ड, अभी बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, पर शायद हमें अभी नहीं, अगले 5-6 सालों में उसका एक बहुत सीवियर इम्पैक्ट लोगों पर देखने को मिले कि लोग ही वहां से माइग्रेट कर गए हैं, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड इफेक्ट हो रही है। तो ये दिस इज हाउ
दीज थिंग्स आर रिलेटेड। जैसे जो मंथली रेनफॉल पैटर्न होता है, हमने आई थिंक मैप्स के थ्रू मैंने कोशिश करी है कि आपको वो बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो मंथली रेनफॉल पैटर्न होता है, एक दिन का भी जो हम रेनफॉल का डेटा का रिकॉर्ड रखते हैं कि हाईएस्ट रेनफॉल इस मंथ में इस दिन को हुआ था, वो हमें बहुत एक्सट्रीम लेवल का देखने को मिलेगा। उसी तरह से जो फ्लड्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, जो अर्बन एरियाज है, क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वर्ल्ड जो अर्बनाइज्ड होता जा रहा है। इवन इन छोटे जो टाउन्स हैं वो धीरे धीरे दे विल बिकम मोर अर्बनाइज्ड। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगी, पर उसके साथ में वाटर लॉगिंग जो है, या फिर जो बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पर लोग बहुत क्रैम्प्ड घरों में रह रहे हैं, उनमें वाटर लॉगिंग जो होगी उसके चांसेस बढ़ेंगे। जिससे कि हमें भी पता है अगर ऐसा होता है तो इट विल अगेन इम्पैक्ट चिल्ड्रन, क्योंकि नंबर ऑफ डिजीजेस विल इंक्रीज। तो इस तरह से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो होगा, लोगों की एक्सेस टू वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो हम बोलते हैं कि हमें एक्सेस होनी चाहिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉइल से मॉइस्चर कम हो रहा है। तो टाइप ऑफ फूड सिस्टम जो है हमारा, एक्सेस टू फूड, और किस तरह का फूड सिस्टम हमारा होगा आगे, नॉट दीज आर नॉट इमीडिएट इम्पैक्ट्स, पर स्लोली स्लोली ये उन चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा। हेल्थ सिस्टम, लोगों की एक्सेस हेल्थ सर्विसेज के लिए, और साथ ही साथ में टाइप्स ऑफ डिजीजेस जिसके लिए शायद बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होंगे, उन पर इम्पैक्ट आएगा। और जब ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं एक साथ मिल करके, तो जो हमारा इकोसिस्टम है ओवरऑल, उस पर वो इम्पैक्ट हमें बहुत सीवियरली देखने को मिलता है। सो हम कर क्या सकते हैं? वी नो, वी हैव स्टडीड, हम देख रहे हैं हमारे आसपास ये चीजें हो रही हैं। व्हाट कैन वी डू? और हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर क्या है? तो इंडिया हैज डिजास्टर रिडक्शन जब बोल रहे हैं तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है क्या? हम इस टर्म का बहुत यूज करते हैं ऑन अ डेली बेसिस एज डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। पर क्या है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? तो पहला है कि जो नए रिस्क क्रिएट, जैसा मैंने बोला, जैसा मैंने आपको पहले के स्लाइड्स में बताया, उनका जो रिस्क होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ऐसे इंटरवेंशंस करना, ऐसे गवर्नमेंट के साथ मिलकर, एनजीओ पार्टनर्स के साथ में मिल करके ऐसे इंटरवेंशंस को लाना जो जो नए रिस्क क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है उनको कम करे। आई विल नॉट से कि पूरी तरह से रिड्यूस करे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, और उसके साथ में कुछ इवेंट्स ऐसे होते ही हैं जो उनको रोकना मुश्किल है, पर उनका जो असर लोगों पर होता है, जो कम्युनिटीज पर होता है, विमेन, चिल्ड्रन, बहुत वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उनको जो झेलने पड़ते हैं उसके अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस, उनको कम करना। साथ ही साथ में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजास्टर्स हैं, जैसे हमें पता है कि महाराष्ट्र में फ्लड्स, साइक्लोन, और जो अर्बन एरियाज में, मुंबई इतनी बड़ी सिटी है और वहां पर बहुत बार होता है कि थोड़ी सी बारिश हुई और वाटर लॉगिंग हो गई। तो उसके लिए इंटरवेंशंस करना, उसके लिए सिटी प्लानिंग को ऐसा रखना, उसके लिए जो नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको इस तरह से पॉलिसी लेवल पर ला करके इन्फ्लुएंस करना कि वो डिजाइन इतनी इफेक्टिव बने कि अगर बहुत हैवी रेनफॉल होता भी है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, जो लोगों को एक डेली बेसिस पर चीजों होता है ना, सर्विसेज की एक्सेस कम हो जाती है, उसका असर कम करने के लिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम ओवरऑल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करते हैं कि अच्छा, हम डिजास्टर तो हैं ही हैं, उनसे रिस्क तो होंगे, पर हम उसको कम कैसे कर सकते हैं? वो एक ओवरऑल जो एफर्ट्स हैं, जो भी इंटरवेंशन हैं, उनको हम डीआरआर बोलते हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो साथ ही साथ में लोगों की रेजिलियंस को बढ़ाना, जो कम्युनिटीज हैं उनको रेजिलियंस से बेसिकली हमारा मतलब होता है कि लोगों की जो कैपेसिटी है ना, उसको इंक्रीज करना, कि अगर वो किसी तरह के डिजास्टर से एक्सपोज्ड भी हैं, किसी तरह से उनकी जो एवरीडे लाइफ अफेक्ट भी हो रही है, तो क्या हम मिलकर के ऐसे इंटरवेंशंस कर सकते हैं, ऐसी पॉलिसीज ला सकते हैं कि लोगों की वो कैपेसिटी इंक्रीज हो, उनका वो जो इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, साथ ही साथ में हेल्थ पर जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कम पड़े, और लोग जो है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उससे आगे निकल करके अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड कर सके, अपनी जो कैपेसिटी है उसको स्ट्रांग बना सके। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं कि लोगों की रेजिलियंस को बढ़ाना।
और साथ ही साथ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी तरफ कंट्रीब्यूट करना। तो इन इन सभी फैक्टर्स को मिला करके हम बोलते हैं कि वी आर डूइंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि जब से डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जा रही है तभी से उसको क्योंकि साइकिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सभी एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। अगर हम बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप बोलोगे कि प्रिपेयर्डनेस, सो अगर आप ऊपर के स्क्रीन में आगे देखोगे तो जहां पर हमने प्रिपेयर्डनेस लिखा हुआ है, सो अगर हमारी प्रिपेयर्डनेस अच्छी है, हमने सारे इक्विपमेंट कलेक्ट कर रखे हैं, हमने सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रोबस्ट बनाया हुआ है, लोगों को इतनी ट्रेनिंग और कैपेसिटी दी हुई है कि वो फ्लड्स होती है तो अपने आप को उससे बचा सकते हैं, अपने आप को सेफली इवैक्यूएट कर सकते हैं। इस तरह की अगर हमने प्रिपेयर्डनेस की हुई है तो इवन अगर कोई क्राइसिस आता है तो जो रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट की जो रिसोर्सेज लगते हैं, गवर्नमेंट को जो फाइनेंशियली एज वेल एज जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिप्लॉय करने पड़ते हैं इमीडिएट बेसिस पर, वो हमें कम करने होंगे। और साथ ही साथ में अगर हमने रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो वो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। उसकी वजह से डैमेज जो रिसोर्सेज का होता है, बिल्डिंग्स का, हाउसेस का, सभी इस तरह की क्रिटिकल फैसिलिटीज का, वो कम होगा। तो रिकवरी जो है वो हमारी क्विक होगी। और उसमें हमारे जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगते हैं, हम एक असेसमेंट करते हैं जिसे पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट कहते हैं। तो उसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि अच्छा कौन से सेक्टर में कितना डैमेज हुआ है, और इट्स अ न्यू प्रोसेस। और ऐसा देखा जाता है कि उस टाइम पर गवर्नमेंट को अपने बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं टू रिकवर द इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कॉज्ड ड्यू टू दोज डिजास्टर्स। सो अगर हमारी ये प्रिपेयर्डनेस की साइकिल पर प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी है तो हम रिस्पॉन्स, रिकवरी, प्रिवेंशन, इन चीज़ों को रिस्पॉन्स एंड रिकवरी पे हमें कम रिसोर्सेज लगाने होंगे। और अगर हमारा प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस ही वीक है तो हमें डेफिनेटली रिस्पॉन्स और रिकवरी में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ में जो लोगों पर उसका इम्पैक्ट है वो बहुत लंबे समय तक रहेगा। तो जो ओवरऑल हमारी स्ट्रैटेजी है लोगों को रेजिलिएंट बनाने की और डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्क रिडक्शन करके उसका इम्पैक्ट कम करने की, उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। सो दिस वाज जस्ट एक्सप्लेनेशन कि व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल और वो कहाँ पर किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। और नेक्स्ट इज कि कैसे डीआरआर इंडिया में इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो 2005 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द कंट्री। और किसी भी तरह का जो बड़ा डिजास्टर, छोटे डिजास्टर्स के लिए भी है, उसमें हर तरह की आपदा और किस तरह की, किस लेवल का उसको रिस्पॉन्स दिया जाएगा उसके बारे में मेंशन्ड है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमने एक एक्ट बना दिया है, और इस एक्ट के थ्रू आप जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको इफेक्टिवली इम्प्लॉय कर सकते हो कि हाँ नहीं, अगर ये लेवल का डिजास्टर हुआ है तो यहाँ पर हमें सेंट्रल लेवल की असिस्टेंस चाहिए, हमें एनडीआरएफ से असिस्टेंस चाहिए, हमें एसडीआरएफ की हेल्प चाहिए। ये सारी चीजें हमें डीएम एक्ट के थ्रू मिल जाती हैं। सो ये एक बहुत क्विक रिसोर्सेज को मूव करने के लिए और इफेक्टिव रिसोर्सेज को मूव करने के लिए डीएम एक्ट बहुत एक बड़ा सपोर्ट है। और इसी एक्ट के अंदर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को स्टैब्लिश किया गया है जो ऑल ओवर कंट्री के लिए गाइडलाइंस को बनाता है, हर हर तरह की आपदा के लिए गाइडलाइंस बनाता है। और उसके साथ साथ में बहुत सारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में मिलकर के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करता है बेसिस की कौन से स्टेट की किस तरह की रिस्क होने की संभावना है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा, कम किया जा सकता है। तो नेशनल लेवल पर हमारे पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। हर स्टेट की अपनी एक स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। महाराष्ट्र की महाराष्ट्र डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। और हर स्टेट की हर डिस्ट्रिक्ट में डीडीएमए है जिसको कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हैं। तो एक जो हर जैसे गवर्नमेंट के हर लेवल का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, उसी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रोसेस को भी वेल स्टैब्लिश्ड डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म में स्टैब्लिश किया गया है। और किसी भी तरह की आपदा हो या फिर जो मैंने डीएम साइकिल आपको एक्सप्लेन की कि हमें प्रिपेयर्डनेस अच्छी होनी चाहिए, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए ये तीनों प्रोसेस पर काम किया जाता है।
साथ ही साथ में 2009 में गवर्नमेंट ने डीआरआर पॉलिसी लाई थी। सो डीआरआर पॉलिसी हमें गाइड करती है कि किस तरह से हमारी जो एनडीएमए है, हमारी एसडीएमए है, डीडीएमए है, उनमें क्या होना चाहिए, किस तरह से उन्हें फंक्शन करना चाहिए, कहाँ वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देन नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डीआरआर है, जो कि इस साल भी हुआ था मार्च 23 में, जहाँ पर कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड, वेदर गवर्नमेंट है, एनजीओज हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, जो सीएसआर पार्टनर्स होते हैं, वो सभी आकर के मिल करके डिस्कशन करते हैं कि हमारी प्रेजेंट नीड्स क्या हैं डीआरआर के सेक्टर में, और किस तरह से सारे पार्टनर्स स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर इसको उस नीड को एड्रेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है, और हर स्टेट, नॉट ऑल स्टेट्स बट एज पर दी डीएम एक्ट, हर स्टेट की इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए। तो दिस इज द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जिसके अंडर में जो डीआरआर का पूरा सेक्टर है इंडिया में वो फंक्शन करता है। नाउ कमिंग टू कि यूथ कैसे इंगेज्ड है डीआरआर सेक्टर में, और महाराष्ट्र में उसका क्या प्रेजेंस है। तो आपदा मित्र स्कीम है जो एनडीएमए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है उस स्कीम को। जो मेन आइडिया है आपदा मित्र स्कीम का कि लोग जो हैं कम, जैसे मैंने बहुत पहले के बहुत सारे इंसिडेंट्स में बताया कि कम्युनिटी पे असर होता है, तो यही देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि लोगों पर उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। तो क्यों नहीं हम लोगों को ही प्रिपेयर करें आपदा से बाहर आने के लिए। आपदा मित्र स्कीम बनाई गई है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर आपदा होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, वहां पर जो यूथ है और साथ ही साथ में महिलाएं हैं, या 18 ईयर्स और 40 ईयर्स के एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनको ट्रेन किया जाए और उनको आपदा में तुरंत कैसे आप किसी को सपोर्ट दे सकते हो, वेदर उनको कहीं से रेस्क्यू करना है या फिर फर्स्ट एड करना है, या फिर आपको उनको इमीडिएट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनसे वहां तक कनेक्ट करना है, उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो अभी इस स्कीम का सेकेंड फेज कंप्लीट हुआ है, महाराष्ट्र के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में कंप्लीट हुआ है, और ओवरऑल 7,900 लोगों को ट्रेन किया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने नंबर ऑफ वॉलंटियर्स को ट्रेन किया गया। और ये वॉलंटियर्स नॉट जस्ट उनकी ट्रेनिंग पर, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर मास गैदरिंग हो रही है, जहां पर किसी तरह की आपदा हुई है, वहां पर उन्होंने एक्चुअली में जाकर के फील्ड पर गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को सपोर्ट प्रोवाइड किया है कि जब तक आपके पास एक लार्ज स्केल ऑफ मशीनरी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं पहुंचती है, लोकल लोग जो हैं, जो ट्रेंड हैं आपदा मित्र के लिए, वो वहां पर तुरंत अवेलेबल होते हैं और वो वॉलंटरी बेसिस पर लोगों को रेस्क्यू करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये एक सक्सेस ऑफ दिस स्कीम है। और इसी के बेसिस पर जो आगे की जो युवा आपदा मित्र स्कीम है उसको फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करेगी। तो युवा आपदा मित्र का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से आया कि जो फर्स्ट स्कीम हुई थी अप स्केलिंग ऑफ आपदा मित्र, उसमें देखा गया, अगर हम पार्टिसिपेशन रेशियो को देखें तो एनसीसी, एनएसएस, कॉलेज स्टूडेंट्स, उनका आप यहाँ पे भी देखोगे तो 16% कॉलेज स्टूडेंट्स, 13% एनएसएस कैडेट्स, एनसीसी कैडेट्स परसेंट, तो उन्होंने इतना ज्यादा उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि एक युवा आपदा मित्र स्कीम की जाएगी जिसमें स्पेसिफिक फोकस रहेगा जो एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, और साथ ही साथ में नेहरू युवा केंद्र के जो यूथ वॉलंटियर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। उनको एक अंडर दी वॉलंटरी सर्विसेज ऑफ दी स्कीम्स वो कंट्रीब्यूट करते ही हैं, तो क्यों ना उनकी कैपेसिटी को और बढ़ाया जाए, उनको और ज्यादा अवेयर किया जाए, और ज्यादा उनसे जो वॉलंटियरिज्म की फीलिंग होती है उसको इनहांस किया जाए। तो युवा आपदा मित्र, जिसे शॉर्ट में याम कहते हैं, उसके 3 पिलर्स हैं। पहला तो वॉलंटियरिज्म ही है कि पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, साथ ही साथ में यूथ हैव द पावर, दे कैन कंट्रीब्यूट फिजिकली, उनकी एबिलिटी इतनी होती है कि वो लोगों को रेस्क्यू करने में सपोर्ट कर सकते हैं, लोगों को अवेयर करने में, लोगों के साथ कनेक्ट करने में। जैसा कि
नॉट जस्ट फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में बट ऑल्सो सोशल मीडिया पर इतनी अवेयरनेस लेकर के आने में, उन चीज़ों को हार्नेस करना और उन चीज़ों के बेसिस पर एक सपोर्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करना, और साथ ही साथ में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। जो लोकल लोग हैं, बहुत सारे आपदा मित्र ऐसे हैं जिन्होंने देखा था कि उनके एरिया में इस तरह की समस्याएं होती हैं, फ्लड आती है, तो उन्हें खुद नहीं समझ में आता है। वो अगर चाहते भी हैं कि हम सपोर्ट करें, पर उन्हें वो अवेयरनेस नहीं होती कि हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू हम कोऑर्डिनेट करें, कि हम अगर किसी कोई फंसा हुआ है कहीं पर फ्लड की सिचुएशन में, तो उसकी हेल्प करें कैसे। तो ये स्कीम के थ्रू लोगों को अवेयर करके, वॉलंटियर्स को अवेयर करके, उनका पार्टिसिपेशन कम्युनिटी लेवल इंक्रीज किया गया। सो ये एक प्रोमिनेंट स्कीम है जिसके थ्रू जो यूथ हैं उनको स्टेट में और नेशनल लेवल पर भी युवा आपदा मित्र स्कीम के द्वारा उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा रहा है। तो ये कुछ जैसा मैंने बोला, यूथ जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कहीं पर लोगों को हेल्प किया है, तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। और साथ ही साथ में यूनिसेफ ने गवर्नमेंट को हमेशा ही बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो दिसंबर 22 लास्ट ईयर में जब ये आपदा मित्र स्कीम शुरू हो रही थी, तो उसके पहले यूनिसेफ ने जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, की रत्नागिरी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, और हमने पहले जैसा देखा कि रत्नागिरी में हर तरह की आपदा होने की संभावना है, जहां पर फ्लड्स भी हो सकते हैं, साइक्लोन भी आ सकते हैं, और लैंडस्लाइड के भी इंसिडेंसेस होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए रत्नागिरी के जो यूथ थे, जो एनजीओ वर्कर्स थे, उनको यूनिसेफ ने डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ में कोऑर्डिनेट करके ट्रेन किया, और जो सीपीआर ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग होती है, इनके बारे में उनको अवेयर किया गया। तो आई थिंक यहाँ पर मैं फिनिश करती हूँ, और इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है या फिर आपका कुछ आई एम श्योर कुछ क्वेरी होगा जिसको आप यहाँ पर चाहते हो कि डिस्कस किया जाए, या फिर उसके बारे में कुछ और आप इंफॉर्मेशन चाहते हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आई स्टॉप द प्रेजेंटेशन हियर और वी कैन स्टार्ट।